एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो अभी तक हम लोगों ने डीएनए रेप्लिकेशन टॉपिक में डीएनए का रेप्लिकेशन कैसे होता है तो सेमी कंजर्वेटिव मोड में होता है, ये हमने पढ़ लिया। प्लस हमने ये भी पढ़ लिया कि जो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है उसमें लगने वाले एंजाइम्स कौन कौन से होते हैं। अब लास्ट चीज जो बचा है वो है स्टेप्स कि डीएनए का रेप्लिकेशन आखिरकार कैसे होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर डीएनए का रेप्लिकेशन करवाना है तो हमें क्या क्या चीज चाहिए, है ना। तो रिक्वायरमेंट क्या क्या है डीएनए रेप्लिकेशन के लिए, रिक्वायर्ड थिंग क्या क्या होगा। रिक्वायर्ड में सबसे पहला तो डीएनए चाहिए होगा, डीएनए विच इज टू बी रेप्लिकेटेड, विच इज टू बी रेप्लिकेटेड, यानी कि वो डीएनए चाहिए जिसको रेप्लिकेट करना है। तो ये तो चलो सेल में होता ही होता है। इसके अलावा और क्या चाहिए, तो इसके अलावा चाहिए डीएनटीपीज। क्या फुल फॉर्म होता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड बोलना है बच्चों, राइबो न्यूक्लियोसाइड। और टीपी का मतलब होता है ट्राईफॉस्फेट, है ना। कभी भी गलती से न्यूक्लियोटाइड ट्राईफॉस्फेट मत बोल देना, क्योंकि अगर तुम न्यूक्लियोटाइड बोलोगे ना तो उसमें फॉस्फेट ऑलरेडी लगा हुआ होता है। तो फॉस्फेट जोड़ कभी कभी बोलने का मन हो तो डायरेक्ट आप न्यूक्लियोटाइड भी कह सकते हैं, लेकिन न्यूक्लियोटाइड के साथ ट्राईफॉस्फेट लगाने का कोशिश ना करें, नहीं तो वर्ड गलत हो जाएगा। तो डीएनटीपीज हो गया। अच्छा, डीएनटीपीज में कौन कौन सा डीएनटीपीज चाहिए, तो डीएनटीपी में डीएटीपी चाहिए, डीजीटीपी चाहिए, डीटीटीपी चाहिए और डीसीटीपी चाहिए। ये चार चाहिए। यूटीपी नहीं होता है, क्योंकि यूरासील वाला जो होता है वो आरएनए में पाया जाता है, वो डीएनए में पाया नहीं जाता है। यूरासील की जगह पे डीएनए में थाइमीन पाया जाता है। फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियो एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, थाइमिडीन ट्राइफॉस्फेट, साइटिडीन ट्राइफॉस्फेट। तो ये चार चाहिए होगा। अच्छा, ये चारों जो है वो ऑलरेडी जो होता है प्रेजेंट होता है सेल में, ऑलरेडी प्रेजेंट इन सेल, ये सेल में ऑलरेडी प्रेजेंट होता है। अच्छा, ये चारों जो है, जैसा कि लास्ट वाले पार्ट में वीडियो लेक्चर लास्ट वाले में मैंने बताया था कि जो डीएनटीपी होता है वो दो काम सर्व करता है। पहला, एक तो वो रॉ मटेरियल होता है ताकि इस डीएनए के बेसिस पे जो नया डीएनए बनेगा उसमें जो न्यूक्लियोटाइड होगा उसका रॉ मटेरियल यही होगा, है ना। और दूसरा, चूंकि डीएनए में जो न्यूक्लियोटाइड होता है वो तो मोनोफॉस्फेट के रूप में होता है, एक ही ना फॉस्फेट होता है, लेकिन यहां तो तीन तीन फॉस्फेट है। तो दो फॉस्फेट के बॉन्ड तोड़े जाते हैं, और जब दो फॉस्फेट के बॉन्ड को तोड़ा जाता है तो वो एक एनहाइड्रस बॉन्ड होता है, और उस बॉन्ड को तोड़ने से एनर्जी रिलीज होता है, और वही एनर्जी का इस्तेमाल डीएनए के रेप्लिकेशन के प्रोसेस के तहत होता है। यानी कि ये कितना काम सर्व करता है, दो काम सर्व करता है। पहला काम क्या हो गया, ये न्यूक्लियोटाइड की तरह बिहेव करेगा जो नए डीएनए के स्ट्रैंड को बनाने में मदद करेगा, और दूसरा, चूंकि ये ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में होता है तो ये एनर्जी कैरियर के रूप में होता है, और ये फॉस्फेट और फॉस्फेट के बीच में जो एनहाइड्रस बॉन्ड होते हैं उसके बीच में एनर्जी को स्टोर किए रहता है, और जब हम लोग उस बॉन्ड को तोड़ते हैं तो एनर्जी रिलीज होता है, और उसी एनर्जी का इस्तेमाल करके ये नए डीएनए के स्ट्रैंड का क्या करता है बच्चों, फॉर्मेशन करता है। क्लियर है। चलिए, ये हो गया। और क्या लगेगा हम लोगों को, तो और चाहिए होगा एंजाइम्स, एंजाइम्स चाहिए होगा। चलिए, एंजाइम्स में कौन कौन सा एंजाइम्स चाहिए, सबसे पहला एंजाइम चाहिए होगा हेलिकेज चाहिए होगा। डीएनए के दोनों स्ट्रैंड के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, आपको अगर याद हो, याद दिलवा दें, तो डीएनए हम लोगों के अंदर या मोस्टली डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है। दोनों स्ट्रैंड आपस में जुड़े होते हैं बाय द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं। एंटी पैरेलल कहने का मतलब है बच्चों कि एक स्ट्रैंड 5' से 3' होगा तो उसके सामने वाला स्ट्रैंड 3' से 5' होगा।
अब तुम सोच रहे होगे, जो नए बच्चे होंगे जो पहली बार ये वीडियो मेरा देख रहे होंगे, उनके 5 डैश और 3 डैश समझ में नहीं आ रहा होगा, तो वो फटाफट पुराने वाले लेक्चर्स पे जाएंगे जिसमें बायोमोलिकुल्स चैप्टर का हेडिंग है और उसके अंदर न्यूक्लिक एसिड के स्ट्रक्चर को समझाया गया है। उसमें क्लियरली आपको समझ में आएगा। और जिसको रिवाइंड करना है उनके लिए मैं बता दूं, यहां 5 डैश का मतलब होता है डीऑक्सीराइबोज शुगर का 5वां कार्बन का पोजीशन किधर है, और डीऑक्सीराइबोज शुगर के तीसरा कार्बन का पोजीशन किधर है उसको 3 डैश से हम लोग डिनोट करते हैं। तो एक स्ट्रैंड 5 डैश से 3 डैश होगा तो दूसरा स्ट्रैंड उसके सामने वाला 3 डैश से 5 डैश होगा, यानी कि दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे के कैसा होगा, तो एंटी पैरेलल होगा। चलो, तो दोनों स्ट्रैंड को पहले अलग करोगे तब ना नया स्ट्रैंड बनाओगे, तो दोनों स्ट्रैंड को अलग करने के लिए उसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ना होगा, और उस बॉन्ड को तोड़ने वाले एंजाइम का नाम क्या है, हेलिकेज। अच्छा, जब दोनों स्ट्रैंड को आप अलग कीजिएगा तो दोनों तो कॉम्प्लीमेंट्री है एक दूसरे का, है ना, और दोनों अगर एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री है, जब आप उसको अलग कीजिएगा तो वापस से वो जुड़ना चाहेगा, सिंगल स्ट्रैंडेड नहीं रहना चाहेगा, तो उस स्थिति में सिंगल स्ट्रैंडेड आपको रखना पड़ेगा। तो उसको रखने वाले एंजाइम का नाम है एसएसबी, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। इसको आप क्या बोल सकते हैं, एसएसबी, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। ये दूसरा प्रोटीन हो गया। अच्छा, तीसरा और क्या चाहिए होगा, तो तीसरा चाहिए होगा कि जब हम इसको ऐसे खोल रहे होते हैं तो एक तरफ से तो ओपन हो रहा होता है, लेकिन जो दूसरा वाला एंड है वहां पे बहुत ज्यादा क्वाइल हो सकता है, पॉजिटिव क्वाइलिंग बहुत ज्यादा हो सकता है। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए, उसको रिलैक्स करने के लिए एक और एंजाइम होता है जिसका नाम है टॉपो आइसोमेरेज। टॉपो आइसोमेरेज ये किसमें होता है, यूकैरियोट में होता है। टॉपो आइसोमेरेज यूकैरियोट में होता है, और इसी के जैसा एंजाइम होता है डीएनए गाइरेज, और डीएनए गाइरेज किसमें होता है, प्रोकैरियोट में होता है। तो हम बोल सकते हैं डीएनए गाइरेज, और डीएनए गाइरेज किसमें होगा, प्रोकैरियोट में होगा। तो प्रोकैरियोट में डीएनए गाइरेज होता है, तो डीएनए गाइरेज हो गया। और लास्ट एंजाइम जो सबसे प्रमुख एंजाइम है, उसके बिना कुछ नहीं हो पाएगा, और वो कौन सा एंजाइम है, डीएनए के नए स्ट्रैंड को बनवाने वाला एंजाइम, और उस एंजाइम का नाम है बच्चों डीएनए पॉलीमेरेज। उस एंजाइम का नाम है डीएनए पॉलीमेरेज। तो आप देख सकते हैं यहां पे ये सब एसेंशियल एंजाइम है जो चाहिए कौन से प्रोसेस को कंटिन्यू करने के लिए, डीएनए रेप्लिकेशन। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और वो क्या है, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम का जो कोफैक्टर होता है वो होता है Mg2+, और अगर जो Mg2+ नहीं रहा तो डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं हो पाएगा। तो एक क्वेश्चन आपसे बनाया जा सकता है कि इनमें से कौन सा कोफैक्टर एक्ट करता है किसका, डीएनए पॉलीमरेज का, तो आप जवाब क्या देंगे, Mg2+। अगर आपने बायोमोलिकुल चैप्टर पढ़ा होगा तो बायोमोलिकुल चैप्टर के अंत में एक टॉपिक होगा कोफैक्टर का, जिसमें बताया गया होगा कि कोफैक्टर प्रोस्थेटिक ग्रुप भी हो सकता है, कोफैक्टर कोएंजाइम भी हो सकता है, और कोफैक्टर मेटल आयन भी हो सकता है। मेटल आयन यूजुअली एंजाइम के एक्टिव साइट पे जुड़ा होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के, प्लस ये मेटल आयन सबस्ट्रेट के साथ भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के एंजाइम सबस्ट्रेट को जोड़ने में मदद करता है। मैं उसी कोफैक्टर की बात कर रहा हूं। तो डीएनए पॉलीमरेज एक एंजाइम है, तो उसके एक्टिव साइट के साथ जुड़ने वाले कोफैक्टर का नाम क्या होगा, Mg2+। क्लियर हो चुका है। तो चलिए, ये तो मैंने रॉ मटेरियल के बारे में आपको बता दिया, तो अब क्या, अब तो देरी नहीं किया जाए और फटाफट स्टार्ट किया जाए प्रोसेस। क्या होता है डीएनए रेप्लिकेशन में आखिरकार, है ना। तो यहां तक उम्मीद है सभी लोगों को टॉपिक समझ में आ रहा होगा। अगर वो वाकई में समझना चाह रहे होंगे, हो सकता है नहीं भी आ रहा होगा, कहीं कोई चीज मिसिंग हो रही होगी। अगर लगता है कि टॉपिक समझ में आ रहा है तो जरूर बताएं, और नहीं आ रहा है तो कहां नहीं आ रहा है वो भी जरूर बताएं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रोसेस में क्या होगा, तो हम लोग एक डीएनए ले लेते हैं। हम लोग यूजुअली ना प्रोकैरियोटिक डीएनए के बारे में ही पढ़ेंगे। प्रोकैरियोटिक डीएनए में, जैसा कि लास्ट वाले वीडियो लेक्चर में हमने आपको बताया था,
कि प्रोकैरियोट्स के अंदर जो डीएनए पॉलीमरेज होता है वो 3 प्रकार का होता है। होने को तो वो 5 प्रकार का होता है, लेकिन जो मेनली होता है वो 3 प्रकार का होता है, जो पॉलीमरेज एक्टिविटी भी परफॉर्म करता है बच्चों, और एक्सोन्यूक्लियेज एक्टिविटी भी परफॉर्म करता है। जिनको ये नहीं पता है फटाफट लास्ट वाला पार्ट जाके देखे, जिसमें क्लियरली बताया गया है कि पॉलीमरेज एक्टिविटी और एक्सोन्यूक्लियेज एक्टिविटी दोनों परफॉर्म करता है कौन? डीएनए पॉलीमरेज। चलो फटाफट स्टार्ट करते हैं। ये जो डीएनए पॉलीमरेज है ना, इसी बहुत मतलब नखरा वाला एंजाइम है, सारा लफड़ा यही किए हुए है, बहुत नखरा वाला एंजाइम है। डीएनए पॉलीमरेज बहुत नखरा करता है। पहले तो ये क्या करता है समझो, ये डीएनए का पॉलीमर बनवाता है, मतलब अगर डीएनए का नया चेन बनवाना है तो तुमको डीएनए पॉलीमरेज लाना होगा, इसके बिना तुम्हारा काम नहीं चलेगा। अब इसका नखरा सुनते जाओ आराम से। पहला नखरा ये क्या कहता है? पहला नखरा कहता है कि हम डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का पर काम नहीं करेंगे। क्या करेंगे? हम डबल स्ट्रैंडेड डीएनए पे काम नहीं करेंगे। अगर हमसे काम करवाना है तो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए दो, है ना? लेकिन डीएनए तो डबल स्ट्रैंडेड होता है। तो पहला नखरा इसका रख दिया गया, इट विल नॉट परफॉर्म एक्शन ऑन डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, विल नॉट स्टार्ट रेप्लिकेशन ऑफ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का रेप्लिकेशन स्टार्ट नहीं करेगा, तो क्या करके देना होगा? सिंगल स्ट्रैंडेड देना होगा। और सिंगल स्ट्रैंडेड करने के लिए हेलिकेज साहब को आना पड़ेगा। देखा, इसका एक नखरा जो है उसको सुधारने के लिए किसको आना पड़ा? हेलिकेज को आना पड़ा। तो हम यहां पे इसका आंसर लिख सकते हैं ना, सो single stranded DNA required, it means hydrogen bond between DNA strands are to be broken by कौन सा एंजाइम? हेलिकेज एंजाइम बच्चों, हेलिकेज एंजाइम। तो हेलिकेज एंजाइम का काम समझ में आया? तो पहला प्रॉब्लम ये हुआ इसका नखरा कि हम डबल स्टैंडर्ड पे काम नहीं करेंगे, हमसे काम करवाना है तो सिंगल स्टैंडर्ड दो। तो सेल बेचारा बर्दाश्त किया, कहा कि भाई करो, यही तो है मेन, अभी जो जो कह रहा है करो, अब क्या कर सकते हैं, फंस गए हैं। तो फंस गए हैं तो करो। तो हेलिकेज को बुलाया, हेलिकेज का कोई बात नहीं, नखरा को हम सॉर्ट आउट करते हैं। सिंगल मांग रहा है, लो सिंगल। क्या किया? दोनों स्ट्रैंड के बीच का हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ दिया। देखो जरा, ये रहा डीएनए। फॉर एन एग्जांपल, आपको समझाने के लिए हम लीनियर डीएनए ही बना दे रहे हैं, ताकि लीनियर डीएनए पे समझना थोड़ा ना आसान हो जाता है। बाकी प्रोकैरियोट की बात की जाती है तो सर्कुलर डीएनए होता है। तो इसमें आप सोचिएगा मत कि बोल रहे हैं प्रोकैरियोटिक बना दिए लीनियर। अरे समझ में तुमको अच्छे से आ जाए इसलिए लीनियर बना रहे हैं। बाकी प्रोकैरियोट में सर्कुलर डीएनए होता है, इतना हमको मालूम है। ठीक है, तो चलो, ये है लीनियर डीएनए। अब एंटी पैरेलल होता है भाई साहब, तो ये 5' होगा, तो इसका दूसरा वाला एंड कौन होगा? 3' होगा। अब ये वाला स्ट्रैंड अगर 5' से 3' है, तो ये स्ट्रैंड 3' से किधर होगा? 5' होगा। अब बीच का कौन सा बॉन्ड तोड़ना है बच्चों? हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ना है। हाइड्रोजन बॉन्ड अगर तोड़िएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड अगर तोड़िएगा तो इस पे कौन एक्ट करेगा? हेलिकेज एंजाइम एक्ट करेगा। इस हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने के लिए कौन सा एंजाइम एक्ट करेगा? हेलिकेज एंजाइम एक्ट करेगा। अब हेलिकेज अगर एक्ट करेगा तो इसको तोड़ते जाएगा और आगे बढ़ते जाएगा इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में तोड़ते जाएगा और आगे बढ़ते जाएगा, इस डायरेक्शन में तोड़ते जाएगा और आगे बढ़ते जाएगा। ऐसे मतलब रस्सी है ना, या कोई रस्सी होगा ऐसे करके लपेटा हुआ होगा, तो इसको ऐसे खोलने का काम करना है। अब सोचो अगर इसको ऐसे खोलेंगे तो ये खुल रहा है, तो चलिए थोड़ा सा खोल के यहां पे दिखाते हैं आपको। ये 2 स्ट्रैंड यहां पे इस तरीके से खुल चुका है, ये इस तरीके से यहां पे क्या हो चुका है? खुल चुका है। और ये देखिए यहां पे खुल चुका है। ये कौन सा प्राइम है? 5' है, और ये कौन सा प्राइम है? 3' प्राइम है। ये दोनों सिंगल स्ट्रैंड हो गया कि नहीं हो गया? लेकिन ध्यान दीजिए बच्चों, यहां ध्यान दीजिएगा, अगर यहां एडेनिन है तो यहां पे थाइमीन होगा, अगर यहां गुआनिन है तो यहां साइटोसिन होगा, अगर यहां साइटोसिन है तो यहां गुआनिन होगा, अगर यहां गुआनिन है तो यहां साइटोसिन होगा, अगर यहां थाइमीन है तो यहां एडेनिन होगा। होगा ना जी? तो सेम सीक्वेंस यहां पे बताए अगर, तो यहां पे एडेनिन होगा, गुआनिन होगा, गुआनिन होगा, साइटोसिन होगा, एडेनिन होगा, एडेनिन होगा,
गुआनिन होगा, गुआनिन होगा, साइटोसिन होगा, एडेनिन होगा। तो यहाँ थाइमिन होगा, यहाँ गुआनिन होगा, यहाँ साइटोसिन होगा, यहाँ साइटोसिन होगा, और यहाँ कौन होगा? थाइमिन होगा। ये देखो तो जरा, एडेनिन के सामने थाइमिन है, गुआनिन के सामने साइटोसिन है, गुआनिन के सामने साइटोसिन है, साइटोसिन के सामने गुआनिन है, एडेनिन के सामने थाइमिन है। हेलिकेज तो तोड़ते हुए आगे बढ़ते जा रहा है, तो ये दोनों वापस कॉम्प्लीमेंट्री होता है ना जी। एडेनिन थाइमिन का कॉम्प्लीमेंट्री होता है, तो ये पीछे से फिर नहीं मुड़ जाएगा। सोचो ना जरा, पीछे से नहीं मुड़ जाएगा, फिर से ये दोनों आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है कि नहीं बना सकता? कौन रोक लेगा दुनिया का ताकत? आराम से हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा। अरे हाइड्रोजन बॉन्ड बनाना कौन सा बड़ा बात है? हाइड्रोजन बॉन्ड का मतलब क्या होता है? अगर हाइड्रोजन के बाजू में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम मौजूद है तो हाइड्रोजन को वो अपनी तरफ खींच लेता है, बन गया हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम यहाँ पे? तो यहाँ पे ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और नाइट्रोजन भी है। मेनली ऑक्सीजन खींच लेता है। अब जैसे ही खींचता है तो बताइए यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा कि नहीं बनेगा? तो बिल्कुल हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकता है, ना बनने का चांसे नहीं है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड जो है बिल्कुल क्या हो सकता है? बन सकता है। लेकिन बनने देना है क्या? फिर ही नखरा में आ जाएगा ना। ये कहा था भाई हमको सिंगल दो, डबल दोगे तो हम काम नहीं करेंगे। तो क्या देना होगा? सिंगल देना होगा। लेकिन ये जो है सिंगल देना होगा, तो हेलिकेज सिंगल तो दे दिया, लेकिन ये वापस कॉम्प्लीमेंट्री होने की वजह से जुड़ सकता है। लेकिन आपको जुड़ने नहीं देना है, तो क्या करना होगा? दूसरा प्रोटीन लाना होगा जिसका नाम होगा सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। कौन सा? सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन, जो इस सिंगल स्ट्रैंड स्थिति को क्या करता है? बरकरार रखता है। तो हम बोलेंगे दिस सिंगल स्ट्रैंडेड कंडीशन इज मेंटेन्ड बाय कौन सा प्रोटीन? SSB, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। इस सिंगल स्ट्रैंडेड कंडीशन को मेंटेन करने वाले प्रोटीन का नाम है SSB प्रोटीन। क्लियर हो चुका है? अब चलिए तीसरी बात, इमेजिन कीजिए इसको हमने ऐसे पकड़ के खींचा, और इसको जब हमने खींचा तो बताओ यहां पे बहुत क्वाइलिंग होगा कि नहीं होगा? रस्सी होगा, इंड पकड़ना और ऐसे खींचना, तो इधर से अगर खींच रहे होगे तो दूसरे वाले इंड पे क्वाइलिंग ज्यादा हो रहा होगा, एकदम ऐंठ जा रहा होगा, फंस जा रहा होगा। तो अगर डीएनए ऐसे ऐठा जाएगा तब तो कांड हो जाएगा, तब तो आगे वाला खुलबे नहीं करेगा। तो ऐठाना भी नहीं ना है, तो क्या करना होगा? जैसे जैसे वो ऐठा रहा होगा उसको काट काट के और फिर जोड़ देना होगा, यानी कि रिलैक्स करना होगा, ताकि वो धीरे 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 प्रेम से क्या होते चला जाए? खुलते चला जाए। तो एक काम किया होगा ना, रस्सी मान लो कभी ऐसा छांटने का समय तुम लोगों को मिल गया होगा, तो क्या कर रहे होगे? ऊपर से एक भाई खोल रहे होगे, और जब एक खोल रहे होगे तो वो नीचे ऐठा जाता होगा, तो दूसरा दोस्त को कहते होगे भाई रस्सी खींचो तुम। और जब वो रस्सी खींचता होगा तो वापस से अपने सीधा हो जाता होगा, और तुमको खींचने में क्या रहता होगा? आसानी रहता होगा। ऐसा कभी महसूस किए हो कि नहीं? ऐसा कभी काम किए हो? नहीं किए हो तो फटाफट घर में रस्सी ढूंढना जो ऐसे करके क्वाइल्ड होगा एक दूसरे के साथ। अरे वही कपड़ा वपड़ा सुखाने वाला जो रस्सी आता है वो ले लेना है, उसमें बहुत सारी रस्सियां ऐसे क्वाइल्ड होती है, एक तरफ से खींचने लगना, देखना दूसरी तरफ उलझ जाएगा। और जो घर में कोई छोटा भाई बहन होगा उसको कहना दूसरी तरफ से खींचो, और जब वो दूसरी तरफ से खींचेगा तब तुम इधर से खोलना, तो देखना फट 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 खुलते चला जाएगा। इसका मतलब उस भाई बहन ने क्या किया? आपका उस रस्सी को जब उसने पुल किया तो जो क्वाइलिंग बहुत ज्यादा ऐठा जा रहा था उसको उसने रिलैक्स कर दिया। अब हम तो सेल में जाके डीएनए ना खींच सकते हैं, तो सेल के पास अपना ना मैकेनिज्म होना चाहिए जो सुपर क्वाइलिंग को रिलैक्स कर देगा। तो वो कौन सा एंजाइम है? टॉपो आइसोमेरेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम बच्चों? टॉपो आइसोमेरेज एंजाइम। तो हम बोल सकते हैं ड्यूरिंग अनक्वाइलिंग ऑफ डीएनए एट अपोजिट एंड सुपर क्वाइलिंग अकर्स। जब आप डीएनए को अनक्वाइल करते हैं, दोनों स्ट्रैंड को अनक्वाइल करते हैं, तो जिधर से करते हैं उसकी उल्टी एंड पे सुपर क्वाइलिंग होता है, बहुत ऐठा जाता है, और सुपर क्वाइलिंग होने की वजह से आगे नहीं खुल पाएगा, लेकिन खोलना तो पूरा पड़ेगा। तो इसलिए अपोजिट एंड पे कौन सा एंजाइम एक्ट करता है? प्रोकैरियोट में डीएनए गाइडेज, यूकैरियोट में टॉपो आइसोमेरेज, वो रिलैक्स करने का काम करता है। दिस सुपर क्वाइलिंग इज रिलैक्स्ड बाय कौन सा एंजाइम? टॉपो आइसोमेरेज या
डीएनए गाइरेज। कौन सा करेगा? डीएनए गाइरेज करेगा। तो ये टॉपो आइसोमेरेज करेगा या फिर कौन करेगा? डीएनए गाइरेज करेगा। तो बताइए एक नखरा फुलफिल हो गया कि नहीं हो गया? क्लियर है सभी लोगों को? सबसे पहले डीएनए पॉलीमरेज कहा कि हम नया स्ट्रैंड तभी बनाएंगे जब तुम हमको सिंगल स्ट्रैंडेड दोगे। हेलिकेज कहा रुको देते हैं, हेलिकेज दे दिया। लेकिन हेलिकेज जब एक इंड से खोलना चालू किया तो वो आगे बढ़ते चला गया, तब पीछे वाला कॉम्प्लीमेंट्री था, कहा कि चलो भाई फिर जोड़ी बना लेते हैं। सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन डंडा लेके खड़ा हो गया, है जोड़ी कैसे बनाएगा रे? जोड़ी कैसे बनाएगा? हम है तो जोड़ी नहीं बनाने देंगे। यानी कि सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन उस दोनों को वापस पेयर होने नहीं दिया। लेकिन जब एक इंड से उसको खोला जा रहा था, खोला जा रहा था, खोला जा रहा था, तो दूसरे इंड पे ऐंठा जा रहा था। तो उस ऐंठन को शांत करने के लिए डंडा लेके कौन पहुंच गया? टॉपो आइसोमेरेज। क्या ऐंठाएगा तुम? अभी बताते हैं। तो टॉपो आइसोमेरेज आया और उस ऐंठन को रिलैक्स कर दिया ताकि स्मूथली डीएनए का दोनों स्ट्रैंड क्या होते चला गया? अलग होते चला गया। और इस तरीके से इसके पहले नखरा का पूर्ति हो गया। क्लियर है? चलो अब दूसरा नखरा। डीएनए पॉलीमरेज का दूसरा नखरा यह है कि कहता है कि हम अपने आप से नया डीएनए नहीं बनाएंगे, हमको नया डीएनए बनाने के लिए एक पुराना डीएनए का स्ट्रैंड दो। हमको नया डीएनए का स्ट्रैंड बनाने के लिए पुराना डीएनए का स्ट्रैंड दो। अगर जो तुम पुराना डीएनए का स्ट्रैंड नहीं दोगे तो हम नया डीएनए का स्ट्रैंड किस आधार पे बनाएंगे? ये सोचने वाली बात। ये नखरा इसका जेन्युइन नखरा है, क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज को कहोगे जाओ जी डीएनए बनाओ, तो कुछ ना बना देगा जी। अब कुछ बना देगा तो डीएनए का सीक्वेंस बदल जाएगा। तब तो हमारे सेल में, हमारे ही एक सेल के हमारे ही दूसरे सेल में डीएनए का सीक्वेंस अलग रहेगा, तो कुछ कुछ बनते रहेगा। तो डीएनए पॉलीमरेज कहा कि नहीं नहीं कुछ कुछ तो हम ना बनाएंगे, काम कर रहे हैं तो अच्छा से ना करेंगे, ईमानदारी से करेंगे। तो कहा कि हम जो है ना ऐसे डीएनए नहीं बना पाएंगे, हमसे अगर तुमको नया वाला अगर बनवाना है तो हमको पुराना वाला एगो स्ट्रैंड दो, उस स्ट्रैंड के आधार पे हम नया वाला बना देंगे। तो ये दोनों जो अलग किया गया है, इसीलिए ना अलग किया गया है बच्चों। ये पुराना वाला स्ट्रैंड जो है ना, ये स्ट्रैंड इस डीएनए पॉलीमरेज के लिए टेम्पलेट की तरह काम करेगा। टेम्पलेट का मतलब क्या होता है ना, कि एक जगह कुछ लिखा रहता है, जैसे हम लोगों को कुछ पर्चा उर्चा छपवाना होता है, होल्डिंग वोल्डिंग बनवाना होता है, तो क्या उस पर लिखना है मटेरियल, उस सब हम लोग टेम्पलेट में लिख के दे देते हैं, और फिर उसी के आधार पे एक नया वो बना देता है। तो टेम्पलेट जो है वो एक मॉडल होता है। तो देखो ये जो डीएनए का सिंगल स्ट्रैंड अलग किया जा रहा है ना, ये टेम्पलेट की तरह काम करेगा। ई भी जो अलग किया जा रहा है ना, ये भी टेम्पलेट की तरह काम करेगा। यानी कि इसका दूसरा नखरा था कि भाई हमको टेम्पलेट दोगे और भी डीएनए का स्ट्रैंड दोगे टेम्पलेट के रूप में, सिंगल स्ट्रैंड दोगे टेम्पलेट के रूप में, तभी हम पॉलीमराइजेशन करेंगे, नहीं तो पॉलीमराइजेशन नहीं करेंगे। तो व्हाट इज दूसरा नखरा? चलो पहला नखरा समझ में आ गया है, इसको हटाते हैं। डीएनए पॉलीमरेज का दूसरा नखरा है कि उसको चाहिए टेम्पलेट, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए चाहिए, जो कि जिसको पढ़ के उसके कॉम्प्लीमेंट्री में वो नया स्ट्रैंड बनाता है। तो हम यहां बोल सकते हैं इट रिक्वायर्स टेम्पलेट स्ट्रैंड फॉर synthesis of new DNA strand। इसको टेम्पलेट स्ट्रैंड चाहिए होता है ताकि उसके आधार पे ये कौन सा डीएनए स्ट्रैंड बना सके? नया वाला। क्लियर है? तो टेम्पलेट स्ट्रैंड तो अभी हम दिखा दिए, दो स्ट्रैंड था, उसमें से दोनों स्ट्रैंड जो अलग अलग हो रहा है वही दोनों काम करेगा टेम्पलेट स्ट्रैंड की तरह। लेकिन बच्चों एक यहां पे खेल है, बहुत सारे ऐसे वायरसेस होते हैं जिनका जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है। बहुत सारे ऐसे वायरसेस होते हैं जिनका जेनेटिक मटेरियल क्या होता है बच्चों? आरएनए होता है। अब उनका जेनेटिक मटेरियल तो आरएनए है, उनके पास डीएनए तो है नहीं। लेकिन जब वो आरएनए हमारे सेल में जाता है, हमारे शरीर में जाता है, तो फिर वो डीएनए बनाता है। नया डीएनए तो बनता ही होगा, तो फिर नया डीएनए कैसे बनता होगा? तो आरएनए के आधार पे बनता होगा। यानी कि वहां टेम्पलेट की तरह कौन काम किया? आरएनए किया। यानी कि देखिए यहां डीएनए पॉलीमरेज के हिसाब से टेम्पलेट कौन कौन हो सकता है? तो टेम्पलेट डीएनए भी हो सकता है और टेम्पलेट आरएनए भी हो सकता है। तो हम बोल सकते हैं ना, टेम्पलेट कैन बी
टेम्पलेट कौन कौन हो सकता है? टेम्पलेट हो सकता है डीएनए और टेम्पलेट हो सकता है आरएनए। यानी कि डीएनए पॉलीमरेज दो प्रकार का आने जा रहा है बच्चों। डीएनए पॉलीमरेज दो प्रकार का आने जा रहा है। एक वो जो डीएनए टेम्पलेट के ऊपर डीएनए का पॉलीमराइजेशन करेगा, और एक वो जो आरएनए टेम्पलेट के ऊपर डीएनए का पॉलीमराइजेशन करेगा। तो क्या लिख सकते हैं यहां पे? यहां लिख सकते हैं डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। और यहां क्या लिख सकते हैं? आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। यानी कि डीएनए पॉलीमरेज कैन बी ऑफ टू टाइप ऑन द बेसिस ऑफ टेम्पलेट। अगर जो टेम्पलेट होगा डीएनए स्ट्रैंड, तो उस डीएनए पॉलीमरेज को आप कहेंगे डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। और अगर जो टेम्पलेट होगा आरएनए, तो आप कहेंगे आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। अगर आपको मालूम हो आरएनए से जो डीएनए बनता है उस प्रोसेस को हम कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए से आरएनए बनने के प्रोसेस को कहते हैं हम लोग ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए से आरएनए बनने के प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। लेकिन आरएनए से जो डीएनए बनता है उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो बताओ, यहां आरएनए से डीएनए बन रहा है तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हुआ कि नहीं हुआ? तो इस एंजाइम का नाम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के आधार पर भी रखा गया है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। जो एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करवा देगा उस एंजाइम को कहा जाता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो बताओ इसको क्या बोल सकते हैं? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ये आरएनए स्ट्रैंड पे डीएनए का क्या करवा रहा है? फॉर्मेशन करवा रहा है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में ये क्या कर रहा है? मदद कर रहा है। यानी कि डीएनए पॉलीमरेज कैन बी ऑफ टू टाइप, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। चलिए दूसरा नखरा भी फुलफिल हो गया। पहला नखरा भाई साहब का, हमको सिंगल स्टैंडर्ड चाहिए, दे दिया, हेलिकेज, एसएसबी, टॉपोआइसोमेरेज, ये सब मिलके दे दिया। दूसरा नखरा भाई साहब का कि हम जीरो से, हम जो है डायरेक्ट नहीं बना सकते, हमको भाई टेम्पलेट दोगे तो बनाएंगे, नहीं तो नहीं बनाएंगे। तो टेम्पलेट के रूप में दो टेम्पलेट आ गया, एक आरएनए टेम्पलेट भी आ गया, एक डीएनए टेम्पलेट भी आ गया। अब डीएनए टेम्पलेट के आधार पे जो बनाएगा उसको कहेंगे डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए टेम्पलेट के आधार पे जो बनाएगा उसको कहेंगे आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। कितना आसान चल रहा है टॉपिक? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मजा आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्या चीज चाहिए? अब तीसरा नखरा लेके आगे आई डीएनए पॉलीमरेज। ये कहा कि भाई साहब हम जीरो से नए स्टार्ट करेंगे। हम टेम्पलेट दे दिया ना तुम हमको, लेकिन टेम्पलेट दे दिया तो उसके आधार पे जो पहला न्यूक्लियोटाइड जोड़ना होगा ना वो हम नहीं जोड़ पाएंगे। हमको बना बनाया सीढ़ी दोगे तो हम जाएंगे। ये वही नखरीला लड़का है जो सीढ़ी का निर्माण करके ऊपर नहीं चढ़ेगा, लेकिन बना बनाया सीढ़ी दे दोगे ना तो आगे फिर कूद कूद के भागते हुए भाग जाएगा। यानी कि इसको जीरो से स्टार्ट नहीं कर पाता है, इसको थोड़ा सा सीक्वेंस बना बनाया चाहिए, नहीं तो ये आगे नहीं बढ़ पाता है। थोड़ा सा सीक्वेंस इसको बना बनाया चाहिए। और वो सीक्वेंस क्या होना चाहिए? तो भाई डीएनए तो ये खुद ही बनाता है, तो डीएनए का वो सीक्वेंस तो हो ही नहीं सकता है। तो वो होता है आरएनए का छोटा सा सीक्वेंस, यूजुअली 8, 10, 12 न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होता है, जिसको हम लोग प्राइमर कहते हैं। शुरुआत करता है, इसलिए उसका नाम क्या रखा गया है? प्राइमर, आरएनए प्राइमर। यानी कि बिना प्राइमर के ये काम को स्टार्ट नहीं कर सकता है। तो तीसरा नखरा समझ में आया? इट रिक्वायर्स, इट कैन नॉट स्टार्ट रेप्लिकेशन फ्रॉम स्टार्ट पॉइंट। स्टार्ट पॉइंट से रेप्लिकेशन स्टार्ट नहीं कर सकता है। इसको क्या चाहिए होगा? प्राइमर चाहिए होगा। और प्राइमर यूजुअली यहां जो यूज होता है वो कौन सा प्राइमर होता है? आरएनए प्राइमर। यूजुअली क्या, हमेशा आरएनए प्राइमर ही यूज होता है अगर टेक्निक नेचुरल चल रहा है। लेकिन अगर जो टेक्निक आर्टिफिशियल चल रहा है बच्चों, जो आपको बायोटेक्नोलॉजी नाम के चैप्टर में पीसीआर के तहत पढ़ाया जाएगा,
और पीसीआर में जो प्राइमर यूज होता है वो डीएनए प्राइमर होता है। तो जो आर्टिफिशियल दुनिया में तो हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अभी तो आपको नेचुरल प्रोसेस ना पढ़ाया जा रहा है। तो नेचुरल प्रोसेस के तहत ये जीरो यानी कि स्टार्ट पॉइंट से रेप्लिकेशन का शुरुआत नहीं कर सकता है। इसको किसकी रिक्वायरमेंट लगेगी? प्राइमर की रिक्वायरमेंट लगेगी। ऑलवेज रिक्वायर्स प्राइमर। यहां पे हम बोल सकते हैं इट रिक्वायर्स प्राइमर, इट रिक्वायर्स प्राइमर। प्राइमर कौन होता है? प्राइमर होता है स्मॉल सीक्वेंस ऑफ आरएनए, स्मॉल सीक्वेंस ऑफ आरएनए, जो प्राइमर की तरह यहां पे क्या करता है? एक्ट करता है। तो बताओ पहले नखरा सारा समझ में आया कि नहीं? डीएनए पॉलीमरेज का पहला नखरा कि हम जो है सिंगल स्टैंडर्ड पे काम करेंगे, तो हेलिकेज दे दिया। डीएनए पॉलीमरेज का दूसरा नखरा, भाई टेम्पलेट दोगे तो काम करेंगे, नहीं तो नहीं काम करेंगे। तो टेम्पलेट दो तरह का, डीएनए वाला भी, आरएनए वाला भी। तो इसके आधार पर डीएनए पॉलीमरेज दो प्रकार का, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। और तीसरा नखरा, ये जीरो से स्टार्ट नहीं करेगा भाई साहब, इसको जो है थोड़ा सा बना के दोगे तब आगे भागेगा दंदना के। यानी कि इसको क्या बना के दोगे? प्राइमर बना के देना पड़ेगा। और प्राइमर हमेशा किसका होता है? आरएनए का होता है। पीसीआर टेक्निक को छोड़ दिया जाए तो प्राइमर हमेशा किसका होता है? आरएनए का होता है। बहुत छोटा सा सीक्वेंस होता है, 10-12 बेस का सीक्वेंस होता है। चलो कंडीशन फुलफिल हो गया, दिमाग में आपके आ चुका है, इजीली समझ में आ रहा है। तो आप फटाफट बना करके दिखाते हैं कि डीएनए का रेप्लिकेशन कैसे होता है ना? चलिए बोर्ड पे ध्यान रखिएगा, मतलब आप अपने स्क्रीन पे ध्यान रखिएगा, उसी पे बोर्ड आपको दिख रहा होगा, ठीक है? तो डीएनए का रेप्लिकेशन वाला जो टॉपिक है बड़ा आसान है, अगर समझ में आता है तो मुझे नहीं लगता है कि इसको बुक उठा के और रटने की जरूरत है, जस्ट लाइक ऐसे या पोयम के जैसा। हाँ, नाम वाम तो रटना ही ना पड़ता है जी, नाम तो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, उसका नाम तो याद होना ही ना चाहिए, लेकिन एकदम पोयम के जैसा रटने की कोई जरूरत नहीं है। बड़ा मजेदार टॉपिक है ये, और आपको समझ में आएगा। आप बस इस चैनल के साथ बने रहना, आपको समझ में आएगा कि बायोलॉजी कितना इंटरेस्टिंग विषय होता है। जो आप लोगों ने उसको एक निगेटिव इमेज दे दिया है कि बायो रटने वाला सब्जेक्ट है, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत मजेदार, बहुत इंटरेस्टिंग है, अलग ही लेवल का चीज है। चलिए ध्यान देते हैं, स्टार्ट करते हैं। ये रहा एक डीएनए। अब ये जो है वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। तो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, तो इस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को अब क्या करना होगा? हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ना होगा, 5' 3'। तो इसका अपोजिट एंड 3' होगा, तो ये 5' होगा। कौन सा एंजाइम आएगा? हेलिकेज। हेलिकेज आएगा और इसको जो है वो इस तरीके से क्या कर दिया? इतना दूर वो तोड़ दिया है, इतना दूर जो है वो क्या कर दिया है? तोड़ दिया है, और आगे भी तोड़ते जाएगा, ठीक है? तो ये 5' हो जाएगा और ये कौन हो जाएगा? 3' हो जाएगा। ये वाई शेप का रेप्लिकेशन का स्टार्ट पॉइंट बन गया कि नहीं बन गया? इसको हम लोग कहते हैं रेप्लिकेशन फॉर्क। यहीं से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा। इसको क्या कहा जाएगा? वाई आकार का, वाई शेप का रेप्लिकेशन फॉर्क। तो ये रेप्लिकेशन फॉर्क बन चुका है, यही ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होगा, जहां से ये रेप्लिकेशन की शुरुआत होने जा रही है। चलिए अब यहां डीएनए पॉलीमरेज नाम का एंजाइम आके जुड़ेगा, लेकिन डीएनए पॉलीमरेज कहता है कि भाई हम डायरेक्ट नहीं बना पाएंगे, हमको क्या चाहिए? प्राइमर चाहिए। तो प्राइमर बनाना पड़ेगा। तो एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है प्राइमरेज, एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है प्राइमरेज। वो क्या करता है? सिंथेसाइज करता है, सिंथेसाइजेज आरएनए प्राइमर। आरएनए प्राइमर को सिंथेसाइज करने वाले एंजाइम का नाम क्या होता है बच्चों? प्राइमरेज होता है। तो बताओ प्राइमर बन गया कि नहीं बन गया? अब आपको डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट करने से पहले दो चीजें याद होनी चाहिए। पहला, ये सब तो पढ़ लिए कि टेम्पलेट आधारित बनता है। पहला चीज ये है कि जो नए स्ट्रैंड का निर्माण होगा ना, वो हमेशा 5 से 3 की तरफ होगा। यानी कि जो नया न्यूक्लियोटाइड जुड़ता है वो हमेशा 3' इंड पे जुड़ता है, 5 पे जुड़ ही नहीं सकता है, क्योंकि 3' इंड पे ना OH ग्रुप जो होता है वो फ्री होता है। न्यूक्लिक एसिड वाला लेक्चर फटाफट जाके देखें, उसमें हम समझाए हुए हैं 3' पे OH कहां से फ्री होता है। तो 3' इंड पे OH जो होता है ना वो फ्री होता है बच्चों। अब जो OH फ्री होता है, 3' इंड जो होता है, जैसे ये वाला मान लिया जाए,
यहाँ पे हम आपको बना के दिखाते हैं। तो यहाँ पे एक न्यूक्लियोटाइड है, सुगर रहा, और ये जो रहा वो कौन रहा, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है और कार्बन है। यहाँ पे भी जो है 5वां कार्बन है, और 5वां कार्बन के साथ कौन जुड़ा हुआ होगा, फॉस्फेट जुड़ा हुआ होगा, और यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे जो है वो कौन जुड़ा हुआ है, OH जुड़ा हुआ है, ये तीसरा कार्बन है। और यहाँ पे डीऑक्सीराइबोज शुगर है तो H होगा, और यहाँ पे मान लेते हैं एडेनिन जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे H जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये तो हो गया इसके बारे में। अब अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये वाला जो इंड है यहाँ पे कौन होगा, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, और यहाँ पे फॉस्फेट जो है वो ये यहाँ पे जुड़ा हुआ है। अब फॉस्फेट डबल बॉन्ड O, यहाँ पे OH, और यहाँ पे कौन होगा, OH। ये एक न्यूक्लियोटाइड हुआ कि नहीं हुआ। और देखो इसका ये कार्बन नंबर कौन सा है, 5 है, ये कार्बन नंबर 5 है, ये कार्बन नंबर 4 है, और ये कार्बन नंबर 3 है। देखो इसका कार्बन नंबर 3 का OH क्या है, फ्री है कि नहीं है। चलो आप दूसरा न्यूक्लियोटाइड इसके नीचे बनाते हैं। दूसरा न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे है ऑक्सीजन, कार्बन, 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 ये रहा। और यहाँ पे जो होगा मान लेते हैं थाइमीन है, कोई भी जोड़ सकते हो, हाइड्रोजन है, और यहाँ पे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन है, यहाँ पे OH है, और यहाँ पे कौन होगा, H होगा, और ये कार्बन 5 है। कार्बन 5 पे जो होता है ना, अब देखो अगला वाला जो न्यूक्लियोटाइड होता है, क्योंकि पहले से न्यूक्लियोटाइड मौजूद है तो अब तो अगला ही वाला ना आएगा, तो जो अगला वाला न्यूक्लियोटाइड होता है ना, वो अगला वाला न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में होता है बच्चों। कौन से फॉर्म में होता है, ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में होता है। तो देखिएगा ट्राइफॉस्फेट में बनाने का क्या लॉजिक है, समझिएगा, एकदम आराम से प्रेम से समझिएगा, हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। कौन से फॉर्म में होता है, बोले थे ना जी DNTP होता है, तो मान लो ना TTP, टी लिख दिए तो TTP होगा। अब DNTP होता है तो TTP मान लिया जाए, तो कितना फॉस्फेट जोड़ना है, 3 फॉस्फेट, प्रेम से समझिए, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, 3 फॉस्फेट जोड़ना है, यहां पे फॉस्फेट, 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 इस तरीके से कितना फॉस्फेट जुड़ गया, 3 फॉस्फेट जुड़ गया। हालांकि ये डायरेक्टली नहीं जुड़ता है, यहाँ पे बॉन्ड बनता है, बॉन्ड, चलो तुमको चूंकि पुराना वाला टॉपिक नहीं पढ़े होगे तो यहाँ पे फॉस्फेट एनहाइड्रस बॉन्ड और फॉस्फेट एनहाइड्रस बॉन्ड, और इस तरीके से यहाँ पे डबल बॉन्ड O होगा, और यहाँ पे कौन होगा, OH होगा, इन सब के साथ भी डबल बॉन्ड और OH जुड़ा हुआ होगा। ये देखिए कितना फॉस्फेट है, देखो जरा कितना फॉस्फेट है, एक फॉस्फेट है, कितना फॉस्फेट है, 2 फॉस्फेट है, कितना फॉस्फेट है, 3 फॉस्फेट है, 3 फॉस्फेट जुड़ा हुआ है, तो DNTP हुआ कि नहीं हुआ, तो इसको आप क्या कहेंगे, DNTP। वैसे कौन सा वाला DNTP है, DTTP, कैसे T बोले, क्योंकि थाइमिन है ना, तो इसलिए कौन होगा, TTP होगा। इसमें देखो एक के ना फॉस्फेट जोड़े हैं जी, तो AMP है। तो देखो DNA के स्ट्रैंड में ओरिजिनली न्यूक्लियोटाइड ऐसा होता है, DNA के स्ट्रैंड में ओरिजिनली न्यूक्लियोटाइड ऐसा होता है, लेकिन जो नया वाला न्यूक्लियोटाइड जाता है जोड़ने के लिए वो ऐसा होता है। अब इन दोनों भाई साहब को आपस में जोड़ना है, तो देखिए कैसे जुड़ेगा, तो इसका जो 3' इंड होगा ना, इसका जो 3 होगा, इसी पे ना OH फ्री है, तो ये OH इसके साथ जुड़ेगा, फॉस्फेट के साथ, ये OH किसके साथ जुड़ेगा, इस फॉस्फेट के साथ जुड़ेगा। लेकिन कैसे जुड़ेगा, ना ही जुड़ना चाहता है, ना ही बुलाना चाहता है, ना ही आना चाहता है, समझ में आ रहा है, ना ही बुलाना चाहता है, ना ही आना चाहता है। अरे दो चीज आपस में इंटरेक्ट करेगा तब ना बॉन्ड बनेगा, बिना इंटरेक्शन के कैसे बॉन्ड बनेगा, संभव नहीं है। तो याद करो, बोले थे ना Mg2+, आप समझिए थोड़ा केमिस्ट्री आने जा रहा है। Mg2+ क्या करता है ना बच्चों, इस OH के पास जाता है ना, Mg2+ इस OH के पास जाता है, और इस O और H के बीच में जो जोड़ी है उसको कमजोर कर देता है, रिड्यूस कर देता है, तो H बेचारा भाग जाता है, तो O- हो जाता है, क्या हो जाता है, O- हो जाता है, तो न्यूक्लियोफाइल बन जाता है। और ये O- जो होता है ना, वो इसके ऊपर अटैक करता है, यानी कि ये OH क्या बन जाएगा, O- बन जाएगा, और O- जो है वो इसके ऊपर अटैक करेगा। इसलिए कई जगहों पे कुछ अलग क्वेश्चंस में ऐसा लिखा रहता है कि DNA का जो नया स्ट्रैंड बनता है वो टाइप ऑफ न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन होता है। बिल्कुल सही है, क्योंकि Mg2+ जो होता है वो 3' इंड पे जो OH होता है, उस OH के O और H के बीच के बॉन्ड को कमजोर करता है,
तो O माइनस बन जाता है, न्यूक्लियोफाइल बन जाता है, और ये न्यूक्लियोफाइल फिर कहां अटैक करता है, तो ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है इस वाले पे, तो ये दोनों बॉन्ड टूट के अलग हट गया और यहां ये जाके जुड़ गया। तो बताओ 3 और 5 कार्बन इस फॉस्फेट की मदद से जुड़ा कि नहीं जुड़ा, तो जुड़ गया। तो कौन सा बॉन्ड बना, 2 ईस्टर बॉन्ड बना, इसको कहते हैं फॉस्फोडाइईस्टर बॉन्ड, है ना, फॉस्फोडाइईस्टर बॉन्ड। तो कुछ इस तरीके से होता है जिसमें अपना रोल कौन प्ले करता है, Mg2+। समझ में आया या नहीं आया? अगर जिसको नहीं आ रहा है उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, हम बता देते हैं आपको, उसको यही नहीं पता है कि डीएनए में कौन कौन सा बॉन्ड कहां कहां पे होता है। तो आपको हम चेतावनी के रूप में पहले क्लियर कर देना चाहते हैं, भाई साहब अगर ये टॉपिक आप अच्छे से समझना चाहते हो और चाहते हो कि इस टॉपिक को पढ़ने के दौरान मजा आए, तो फटाफट बायोमॉलिक्यूल जाके पढ़िए, बायोमॉलिक्यूल पढ़िए, नहीं तो इसी यूनिट का, इसी लेक्चर सीरीज में मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के नाम से ही डीएनए का स्ट्रक्चर समझा रखा है मैंने, उसको भी जाके पढ़ो, कम से कम उसको भी पढ़ो। डीएनए का स्ट्रक्चर जब तक नहीं समझ में आएगा, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड का लोकेशन नहीं समझ में आएगा, 5' क्यों कहते हैं, 3' क्यों कहते हैं, OH किधर फ्री होता है, 3 की तरफ क्यों जुड़ता है, सब आंसर उसमें दिया हुआ है। तो जो ये वीडियो नहीं देखे होंगे उनको ये थोड़ा सा ऊपर से तो निकल रहा होगा, है ना। अब वो सब अगर समझाने लग जाएंगे ना, तो जो इस टॉपिक का मेन मोटिव है वो डाइवर्ट हो जाएगा। इस टॉपिक में हमको डीएनए का स्ट्रक्चर नहीं समझाना है, इस टॉपिक में हमको डीएनए का रेप्लिकेशन समझाना है। इसलिए मेरी मजबूरी है कि हम अपने टॉपिक पे चिपके हुए हैं, आप फटाफट पुराना वाला जाके देखें, डीएनए के स्ट्रक्चर को पढ़ के आए और फिर इसको सुने, यकीन माने बहुत मजा आएगा। क्लियर है? तो Mg2+ का रोल समझ में आया कि नहीं आया? एक एक्स्ट्रा जो एनसीईआरटी के बाहर हम आपको समझा रहे हैं वो क्या है, न्यूक्लियोफाइलिक। बच्चों न्यूक्लियोफाइलिक होता है यानी कि ये OH को O और H की जोड़ी तोड़वाता है, O- और O- अटैक करता है किसके ऊपर, फॉस्फेट के ऊपर। क्लियर है? तो इस तरीके से यहां पे कौन सा बॉन्ड बनता है, फॉस्फोडाइईस्टर बॉन्ड, और ये दोनों न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ गया कि नहीं जुड़ गया। अब ये दोनों फॉस्फेट के बीच का अगर बॉन्ड टूटेगा तो यही दोनों बॉन्ड तो हाई एनर्जी बॉन्ड होता है, तो एनर्जी रिलीज होगा कि नहीं होगा, और यही एनर्जी इनके बॉन्ड को बनाने में क्या करेगा, मदद करेगा। क्लियर हुआ? तो ये था किसके बारे में, पहला चीज। लेकिन इसको क्या चाहिए होगा, प्राइमर चाहिए होगा। तो पहला कंडीशन तो आपको याद होना चाहिए डीएनए पॉलीमरेज के लिए, रेप्लिकेशन के लिए, पहला डीएनए का जो नया स्ट्रैंड बनता है वो हमेशा किधर से किधर बनता है, 5' से 3', क्योंकि 3' पे कौन फ्री होता है, OH। काहे हम OH कर रहे हैं वो हम आपको समझा दिए, क्योंकि OH फ्री रहेगा तब ना Mg2+ उसको न्यूक्लियोफाइल में कन्वर्ट करेगा, और न्यूक्लियोफाइल में कन्वर्ट होगा तब ना वो अगले फॉस्फेट के साथ जुड़ पाएगा। इसका मतलब है OH का होना बहुत जरूरी है। अगर OH नहीं रहेगा तो क्या अगले के साथ जुड़ पाएगा कि नहीं जुड़ पाएगा, तो नहीं जुड़ पाएगा, बहुत कंपलसरी चीज है। इसका मतलब सिंपल सा लॉजिक है, OH का होना बहुत जरूरी है। तो पहला कंक्लूजन क्या निकला, नए स्ट्रैंड का फॉर्मेशन हमेशा किधर से किधर होगा, तो 5' से 3'। चलो दूसरा चीज, कॉम्प्लीमेंट्री के आधार पे जुड़ता है। अगर टेम्पलेट पे एडेनिन है ना, तो नया वाला स्ट्रैंड जो होगा वो कैसा होगा, थाइमीन होगा। अगर पुराने वाले स्ट्रैंड पे गुआनिन है ना, तो नए वाले स्ट्रैंड पे कौन होगा, साइटोसिन होगा। और तीसरा कंडीशन, अगर पुराना वाला स्ट्रैंड 5' से 3' है, तो नया वाला स्ट्रैंड 3' से 5' बनेगा। लेकिन अभी जस्ट बताए हैं नया स्ट्रैंड कभी 3' से 5' बन ही नहीं सकता है, तो उल्टा सोचिए, अगर नया स्ट्रैंड 5' से 3' बनेगा तो टेम्पलेट स्ट्रैंड कैसा होना चाहिए, 3' से 5'। तो कोई भी टेम्पलेट बनेगा या वही टेम्पलेट बनेगा जो 3' से 5' होगा, तो आप बोलेंगे नहीं 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 नहीं, वही बनेगा जो टेम्पलेट 3' से 5' होगा, क्योंकि डीएनए के रेप्लिकेशन का डायरेक्शन आप चेंज नहीं कर सकते हैं। डीएनए के रेप्लिकेशन का डायरेक्शन फिक्स्ड है, किधर से किधर होगा, 5' से 3'। तीन बातें याद हो गई, डीएनए का रेप्लिकेशन हमेशा 5' से 3' चलेगा, नया स्ट्रैंड हमेशा 5' से 3' बनेगा जो टेम्पलेट के कॉम्प्लीमेंट्री में बनेगा, और तीसरा अगर टेम्पलेट है 3' से 5' तभी नया स्ट्रैंड बनेगा 5' से 3'। तीन बातें याद हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं फटाफट। प्राइमर मिल गया ना जी, आरएनए प्राइमर मिल गया। कौन सा एंजाइम बनाया है, प्राइमरेज नाम का एंजाइम है जिसने आरएनए प्राइमर का क्या कर दिया है, सिंथेसिस कर दिया है। तो चलिए यहाँ पे और ज्यादा खोल दिया गया है, ये देखिए और ज्यादा खुल गया है,
वाई शेप फॉर्क और ज्यादा खुल चुका है, रेप्लिकेशन फॉर्क है। अब देखिए जरा, ये है 5 डैश और ये है 3 डैश, है ना। अगर ये 5 डैश है तो यहां तक का इंड कौन होगा, 3 डैश होगा कि नहीं होगा। और अगर ये 3 डैश है तो यहां तक का इंड कौन होगा, 5 और खुलेगा तो और आगे जाएगा। तो अगर ये 3 डैश है तो इधर 5 डैश आ रहा है, अगर ये 5 डैश है तो इधर 3 डैश आ रहा है। देखो टेम्पलेट दोनों है, ये भी टेम्पलेट है, ये भी टेम्पलेट है। इस टेम्पलेट में तो कोई परेशानी है नहीं है, डायरेक्ट यहाँ पे आरएनए प्राइमर जुड़ जाएगा, डायरेक्ट यहाँ पे कौन जुड़ जाएगा, आरएनए प्राइमर इसके कॉम्प्लीमेंट्री में जुड़ जाएगा। देखो जुड़ गया, ये जुड़ गया, प्राइमर का 5 डैश होगा और यहाँ 3 डैश होगा, और 3 डैश पे कौन फ्री होगा, OH फ्री होगा कि नहीं होगा, तो OH फ्री होगा। लेकिन इसका प्राइमर तो इधर न जुड़ेगा बच्चों, यहां इसका प्राइमर इधर न जुड़ेगा, टेम्पलेट के 3 डैश की तरफ जुड़ेगा, टेम्पलेट के 5 डैश की तरफ तो जुड़ नहीं सकता है, क्योंकि नए स्ट्रैंड का फॉर्मेशन हमेशा 5 से 3, 5 से 3, 5 से 3, तो टेम्पलेट कैसा होना चाहिए, 3 से 5, 3 से 5, 3 से 5, तो 3 से 5, तो यहां जुड़ेगा। अब यहां पे अगर जुड़ेगा तो ये होगा 5 डैश, तो ये होगा 3 डैश, 3 डैश पे OH कौन होगा, फ्री होगा, फ्री है। अब तुम दिमाग में चलाओ, OH फ्री है, कौन आ रहा है, Mg2, पहले तो डीएनए पॉलीमरेज आ रहा है, डीएनए पॉलीमरेज आया और यहां जुड़ गया, फिर उसका कोफैक्टर आया Mg2 प्लस, OH को कहा हट, H को भगा दिया, H को भगा दिया तो क्या बन गया, O माइनस बन गया, और फिर DNTP आया, और DNTP जब आया तो क्या किया, DNTP आया और यहाँ पे जुड़ गया। इस तरीके से बताओ चेन इलोंगेट होगा कि नहीं होगा, होगा ना जी, चेन इलोंगेट होगा ना। पहले कौन आएगा, डीएनए पॉलीमरेज, यहां जाके बैठ जाएगा, तीनों शर्त पूरा मान के आ गए हैं भाई साहब, उनको रूस गए थे, मनाया गया, बुलाया गया, बैठ गए, Mg2 प्लस को लेके आए, Mg2 प्लस को कहे चलो भाई काम करो, OH को हटा दिया, H को हटाया, O माइनस हो गया, O माइनस हुआ तो कहीं ना कहीं तो अटैक करेगा, तो अगले न्यूक्लियोटाइड के फॉस्फेट पे अटैक करेगा, और इस तरीके से यहाँ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड का निर्माण होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। इस पे भी वही खेला चलेगा, लेकिन इस खेला में एक खेला ये है कि ये वाला चेन जो है वो लगातार ही लंबा होते चला जाएगा। आप देखो यहां कोई ऑब्स्टेकल नहीं है, ऑब्स्टेकल नहीं है, ऑब्स्टेकल नहीं है, लगातार बढ़ते जा रहा है कि नहीं बढ़ते जा रहा है। ये वाला चेन भी तुम बोलोगे लगातार है, तो हो रहा है सर, ये भी तो ये लगातार हो रहा है, लगातार हो रहा है, लगातार ले इंड हो गया जा, यहां पे आने के बाद क्या हो गया, इंड हो गया, यहां पे आने के बाद इंड हो गया, लेकिन यहां पे आने के बाद ये भी अभी रुका हुआ है। लेकिन हेलिकेज साहब तो इधर न बढ़ रहे हैं, हेलिकेज साहब तो इधर बढ़ रहे हैं। अब हेलिकेज साहब अगर इधर बढ़ रहे हैं तो थोड़ा और बड़ा खोला जाए, थोड़ा और बड़ा खोला जाए, थोड़ा और बड़ा खोला जाए, थोड़ा और बड़ा खोला जाए। अब देखिए जरा खेला आप समझिए, यहां तक हम कर दिए थे, यहां पे ये 3 डैश था, तो यहां पे प्राइमर जुड़ा हुआ था, और ये प्राइमर यहाँ पे 5 डैश था, और ये 3 डैश था, है ना, और ये कौन सा इंड है, 5 डैश है, और यहाँ पे इसका 3 डैश था, तो यहाँ पे प्राइमर जोड़ दिए थे, ये यहाँ पे जुड़ा हुआ है, और ये 5 डैश है, ये 3 डैश है। और नया स्ट्रैंड देखो तो जरा, नया स्ट्रैंड, इसको रोकने वाला कोई रोकने वाला, और खुल गया और बढ़ गया, और खुल गया और बढ़ गया, ये बढ़ते ही भाग रहा है, बढ़ते ही जा रहा है, इसको कोई रोकने वाला है ये नहीं है, खुलते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, लेकिन ये तो यहीं तक ना आ पाया था, इतना नया फिर खुल गया है। अब इतना नया अगर फिर खुल गया है तो बताओ फिर से एक आरएनए प्राइमर चाहिए होगा कि नहीं चाहिए होगा, क्योंकि ये अगर 3 डैश है तो ये 3 डैश अगर यहां है तो अगला यहां पे खुल गया होगा, ये भी 3 डैश होगा। अब ये भी 3 डैश होगा तो यहां पे एक अगला प्राइमर फिर जोड़ना पड़ेगा, फिर जोड़ना पड़ेगा, और फिर प्राइमर जोड़ोगे तो यहां पे क्या होगा, फिर से एक नया स्ट्रैंड आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, फिर से एक नया स्ट्रैंड आगे बढ़ेगा। तो आप देखो जरा, एक स्ट्रैंड, दोनों टेम्पलेट है ना जी, तो ध्यान से सुनना, दोनों टेम्पलेट है, तो एक टेम्पलेट जो 3 से 5 वाला है उसमें कोई रोक टक नहीं है, वो सीधा चलते चला जाएगा इंड पॉइंट तक। लेकिन एक टेम्पलेट जो 5 से 3 है, और हमको तो चाहिए 3 से 5 वाला, तो इतने दूर अगर 3 से 5 खुला है तो पहले इतने दूर टेम्पलेट की तरह काम करेगा, फिर एक्स्ट्रा और खुल गया तो फिर ये नया टेम्पलेट बन जाएगा, एक्स्ट्रा और खुल जाएगा तो नया टेम्पलेट बन जाएगा। यानी कि एक स्ट्रैंड का फॉर्मेशन देखो कॉन्टिन्यूअस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लगातार होते चला जाएगा। एक स्ट्रैंड जो है ये टुकड़ा में हो रहा है, एक टुकड़ा, दो टुकड़ा, आगे और खुला 3 टुकड़ा, आगे और खुला 4 टुकड़ा, आगे और खुला 5 टुकड़ा, टुकड़ों में हो रहा है। तो एक स्ट्रैंड जो हो रहा है, एक टेम्पलेट पूरा लगातार अंत तक रेप्लिकेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो हाँ लगातार रेप्लिकेट कर रहा है। और एक स्ट्रैंड जो हो रहा है वो टुकड़ों में रेप्लिकेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कर रहा है।
तो बोलोगे क्यों कर रहा है सर, पूरे ना करवा देते। तो हम बोले थे ना पहले नखरा पूरा करना होगा। ये कहता है भाई हम नया स्टैंड बनाएंगे तो 5 से 3 बनाएंगे, हमको टेम्पलेट जो चाहिए होगा वो 3 से 5 चाहिए होगा। तो भाई इसका टेम्पलेट काला वाला जो है 3 से 5 तो पूरे एक साथ आ रहा है, लेकिन ये तो खुलिए ना थोड़ा सा रहा है। तो तुम बोलोगे पूरे खोल दे, तो भूलो मत कि डीएनए जो होता है वो बहुत बड़ा सीक्वेंस होता है, बहुत बड़ा बड़ा चेन होता है। और बहुत बड़ा बड़ा चेन कहने का मतलब क्या, एक सेल में जो टोटल क्रोमोसोम में डीएनए होता है वो 2.2 मीटर का होता है। 3.3 इंटू 10 टू द पावर 9 बेस पेयर सीक्वेंस होते हैं हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम में। इतना को आप पूरे खोल दीजिएगा एक के बार, मजाक चल रहा है? नहीं, खोलते जाइएगा और रेप्लिकेशन होते जाएगा। तो सोचो जब आप खोलिएगा तो एक तो 3 से 5 पूरे मिलेगा, लेकिन एक तो 5 से 3 मिलेगा ना, तो उसका 3 से 5 की तरफ यूज करना है, तो उतने दूर नहीं यूज कर पाइएगा जितना दूर खुला होगा, ताकि वेट कीजिएगा। तो वेट कीजिएगा तो कांड हो जाएगा। तो 3 से 5 जितना तत्कालिक खुला है उतना यूज करो, फिर आगे खुल गया तो फिर यूज करो, फिर आगे खुल गया तो फिर यूज करो, फिर आगे खुल गया तो फिर यूज करो। यानी कि एक जो है वो लगातार ही चलेगा और एक जो है वो टुकड़ों में चलेगा। मतलब आप बोल सकते हैं यहां 2 स्ट्रैंड की तरह काम करेगा। एक स्ट्रैंड कैसा, जो कॉन्टिन्यूअस चलेगा, और एक कैसा, जो डिसकॉन्टिन्यूअस चलेगा। तो बताओ ये कौन सा स्ट्रैंड है, यहां पे डिसकॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड है, डिसकॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड। और ये कैसा है, कॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड है, कॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड है। तो जो टेम्पलेट 3 से 5 मिल गया ना वो कॉन्टिन्यूअस चलेगा, लेकिन जो टेम्पलेट 5 से 3 मिला हो तो उसके 3 से 5 जोड़ेंगे तो टुकड़ों में जुड़ेगा, तो वो कैसा स्ट्रैंड होगा, डिसकॉन्टिन्यूअस होगा। अच्छा, ये डिसकॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड होगा तो फ्रैगमेंट में डीएनए बना रहा है कि नहीं बना रहा है, ये बताओ। ये 1 फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए है, ये सेकेंड फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए है, आगे और फ्रैगमेंट्स बनते चले जाएंगे। तो इन फ्रैगमेंट्स को आप क्या कहेंगे, इन फ्रैगमेंट्स को कहेंगे ओकाजाकी फ्रैगमेंट। कौन सा फ्रैगमेंट, ओकाजाकी फ्रैगमेंट। जो डिसकॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड होता है ना वो फ्रैगमेंट्स के रूप में बनता है। किस रूप में बनता है बच्चों, फ्रैगमेंट के रूप में बनता है। और इस फ्रैगमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, ओकाजाकी फ्रैगमेंट। क्लियर है? बाद में इस ओकाजाकी फ्रैगमेंट को लाइगेट कर दिया जाता है, दे आर लाइगेटेड, जोड़ दिया जाएगा, लाइगेटेड टूगेदर बाई कौन सा एंजाइम, जोड़ने वाला, चिपकाने वाला, लाइगेट करने वाला डीएनए लाइगेज, है ना। तो एक स्ट्रैंड कॉन्टिन्यूअस बनता है और एक स्ट्रैंड टुकड़ों में बनता है। चलिए, जो कॉन्टिन्यूअस बनता है वो लीड करता है, क्योंकि जो जाहिर सी बात है जो कॉन्टिन्यूअस चल रहा है वो तो आगे ही ना भागेगा, और जो कॉन्टिन्यूअस नहीं चलता है, टुकड़ों में चलता है, वो लैग करता है, मतलब रुक रुक के चलता है, लैग करता है। तो बताओ इस स्ट्रैंड को कौन सा स्ट्रैंड कहोगे, लीड करने वाला स्ट्रैंड। कौन सा स्ट्रैंड, लीडिंग स्ट्रैंड, लीड करने वाला स्ट्रैंड, लीडिंग स्ट्रैंड। और ये लैग करता है, इसको कौन सा स्ट्रैंड कहिएगा, लैगिंग स्ट्रैंड, लैग करने वाला स्ट्रैंड, लैगिंग स्ट्रैंड। तो एक हो गया लीडिंग स्ट्रैंड, एक हो गया लैगिंग स्ट्रैंड, क्योंकि लीडिंग स्ट्रैंड थोड़ा फास्ट बनता है और लैगिंग स्ट्रैंड थोड़ा स्लो बनता है। यानी कि आप बोल सकते हैं जब हम दो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड को अलग किए तो एक टेम्पलेट लीडिंग स्ट्रैंड का निर्माण करवाएगा और एक टेम्पलेट फ्रैगमेंट्स में डीएनए का निर्माण करवाएगा, जिस फ्रैगमेंट का नाम होगा ओकाजाकी फ्रैगमेंट। और ये ओकाजाकी फ्रैगमेंट को जोड़ा जाएगा डीएनए लाइगेज से और तब नया स्ट्रैंड बनेगा जो लैगिंग स्ट्रैंड के नाम से जाना जाएगा। बताइए समझ में आया कि नहीं आया? तो अपन का टॉपिक तो यहीं पे खत्म हो गया, लेकिन अब सबसे प्रमुख चीज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, और वो प्रमुख चीज क्या है, आप जरा फोकस करो। ई डीएनए 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 ब्लू वाला सब डीएनए डीएनए डीएनए, आई बीच में जो ललका है ये तो आरएनए ना है। सारा ब्लू वाला जो है वो डीएनए है, लेकिन बीच में जो रेड वाला है वो कौन है, तो वो है यहाँ पे आरएनए। अब वो अगर यहाँ पे आरएनए है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे एक प्रॉब्लम होगा, और वो प्रॉब्लम क्या होगा, आरएनए वाला प्रॉब्लम यहाँ पे बना रहेगा। अब आरएनए वाला प्रॉब्लम अगर यहाँ पे बना रहेगा तो जाहिर सी बात है कि ये आरएनए अगर डीएनए के बीच बीच में यूं ही आते रहेगा तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा कि नहीं करेगा। तो क्या होना चाहिए, इस आरएनए को रखना है कि हटाना है, ये जो लाल वाला आरएनए है प्राइमर है इसको रखना है कि हटाना है, तो हटाना है। कौन हटाएगा,
याद करो याद करो याद करो, लास्ट वाला वीडियो लेक्चर बताए थे ना, डीएनए पॉलीमरेज एक्सोन्यूक्लियेज एक्टिविटी भी परफॉर्म करता है, प्रूफ रीडिंग भी करता है। देखो क्या होगा, 5 से 3 तो बनाते चला जाएगा, बनाते चला जाएगा, बनाते चला जाएगा। अब फिर कहेगा कि भाई प्रूफ रीड भी तो करना था, तो अब वापस लौट के आएगा, वापस लौट के आएगा। और याद करो डीएनए पॉलीमरेज 3 प्रकार का बताए थे, डीएनए पॉलीमरेज 1, डीएनए पॉलीमरेज 2, डीएनए पॉलीमरेज 3। ये जो 1 होता है ना, 1 डीएनए पॉलीमरेज 1, उसी को कहते हैं कॉर्नबर्ग्स एंजाइम। कौन सा एंजाइम? कॉर्नबर्ग्स एंजाइम। वही डीएनए पॉलीमरेज 1 जो है वो आएगा इस आरएनए को काट के यहां से हटा देगा। कौन सा एंजाइम? डीएनए पॉलीमरेज 1 आएगा और आरएनए पॉलीमरेज को काट के हटा देगा। अब सॉरी, आरएनए प्राइमर को, पॉलीमरेज को नहीं, सॉरी, आरएनए प्राइमर को यहां से क्या करेगा? काट के हटा देगा। अब जब काट के हटा देगा तो बताओ गैप फिल हो गया कि नहीं हो गया? गैप बन गया ना। उस गैप को भरने का काम भी कौन करेगा? आरएनए, सॉरी, उस गैप को भरने का भी काम कौन करेगा? कॉर्नबर्ग एंजाइम, है ना। तो पहला काम क्या करेगा कि आरएनए प्राइमर को काट के हटाने का काम कौन किया? डीएनए पॉलीमरेज 1 यानी कि कॉर्नबर्ग एंजाइम। और उस गैप को भरने का काम भी कौन किया? डीएनए पॉलीमरेज 1। तो देखो मेन एंजाइम रेप्लिकेशन का, जिसको रेप्लिकेज के नाम से जानते हैं, वो तो डीएनए पॉलीमरेज 3 होता है, क्योंकि वो 1 सेकेंड में 2000 न्यूक्लियोटाइड जोड़ता है, तो फास्टेस्ट होता है। लेकिन जो अदर एंजाइम है वो 1 और 2 भी होता है। देखो 1 का क्या रोल होता है? यही रोल होता है, जो डीएनए के रेप्लिकेशन के बाद नए स्ट्रैंड में आरएनए के प्राइमर्स रहते हैं, उसको छोड़ मत देना बच्चों, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा। उस प्राइमर को काट के हटाने का काम और उस प्राइमर की जगह पे जो गैप बन गया है, उस गैप में नए न्यूक्लियोटाइड को जोड़ने का काम कौन करता है? डीएनए पॉलीमरेज 1 करता है बच्चों। इसकी एक्सोन्यूक्लियेज एक्टिविटी दोनों डायरेक्शन में होती है, 5' से 3' भी होती है और 3' से 5' होती है। और कुछ इसी प्रकार ये डीएनए आगे बढ़ता चला जाएगा और 2 कंप्लीट न्यू डीएनए एक दूसरे का कॉपी बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? बिल्कुल बन जाएगा। तो इस तरीके से डीएनए का रेप्लिकेशन होता है और एक डीएनए से कितने डीएनए का फॉर्मेशन होता है? 2 डीएनए का फॉर्मेशन होता है। और डीएनए पॉलीमरेज की ये जवाबदेही होती है कि वो जो नया नया स्ट्रैंड पे जो नए नए न्यूक्लियोटाइड जोड़ रहा है, वो कॉम्प्लीमेंट्री ही जुड़ना चाहिए, टेम्पलेट स्ट्रैंड के सटीक जुड़ना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। हालांकि गलतियां हो सकती हैं, लेकिन गलती नहीं होना चाहिए। और अगर जो गलती हो गया तो सीक्वेंस एरर हो जाएगा, और सीक्वेंस एरर हो जाएगा तो म्यूटेशन हो गया। और अगर संयोग से वो सीक्वेंस एरर उस रीजन में हो गया जो प्रोटीन बनवाने वाला रीजन था, तो प्रोटीन का नेचर बदल जाएगा, जो हम लोग आगे समझेंगे, है ना। छोड़ो, उस पर दिमाग खर्चा ना करो, आगे हम समझाएंगे, हम है ना, आपको टेंशन नहीं लेना है। आपको जो अभी पढ़ाया जा रहा है वो आप फटाफट बताना कमेंट में, समझ में आया कि नहीं आया, और बताना जरूर, ताकि हमको लगे कि जो मेहनत कर रहे हैं वो सही जगह पे जा रहा है। क्लियर है सभी लोगों को? तो यहाँ पे डीएनए का रेप्लिकेशन समाप्त होता है। तो हम अपने टॉपिक को यहीं पे विराम देते हैं और मिलेंगे फिर से अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में, अगले पार्ट में एक नए टॉपिक के साथ, जो होगा ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द डीएनए। आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो जरूर बताइएगा। तब तक के लिए सभी लोगों को धन्यवाद।